नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकों के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर एनसीईआरटी को गहराई से समझ सकें। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 2, और जिसमें हमने जो आपका आरंभिक मानव था उससे लेके और मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक बार मैं आपको पुराने वाला रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन सा काल कब से लेके कहाँ तक। यदि आपको पिछला पार्ट आप अभी पढ़ के आए हैं तो अब तो आपको याद होगा। यदि आपने कल पढ़ा होगा तो फिर आपका रिवाइज हो जाएगा कि सबसे पहले 20 लाख साल पहले मानव ने बसना स्टार्ट किया, और उसके बाद हमने 12,000 साल पहले ये काल को हमने दिया पूरा पाषाण काल। कई बार पूरा पाषाण काल को भी हम बांट देते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल या फिर उत्तर पुरा पाषाण काल। लेकिन हम मेनली क्या है कि हमने जो पाषाण काल था, जिस समय मानव ने पत्थरों का यूज किया, उस पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। ये है आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, फिर आपका 12,000 से लेके 10,000 साल तक ये आपका है मध्य पाषाण काल भी। ठीक है, और उसके बाद नव पाषाण काल आपका 10,000 से लेके आपका 3,000 ईसा पूर्व तक आपका क्या आया, नवपाषाण काल रहा। तो हम मध्य पाषाण काल में बारे में मानव ने खेती करना स्टार्ट किया। आग के बारे में, पहले भी आग के बारे में, लेकिन उपयोग आपका मध्य पाषाण काल में किया। उसने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण स्थान पढ़ रहे हैं कि वो उनके बारे में कुछ और जानकारियां हम प्राप्त कर रहे हैं आगे से भी। तो चलिए भी, मानचित्र 2 प्रश्न नंबर 13 देखो, क्या तुम्हें कई नीले रंग के वर्ग दिखाई देते हैं भी? जब आप मानचित्र देखेंगे तो उस पे आपको नीले रंग के वर्ग आपको दिखाई देंगे भी। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शा जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं भी। और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, मतलब पूरे उपमहाद्वीप में। मैं मानचित्र आपको कराऊंगा ना स्पेशल, तो उसमें ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी भी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए। ज़्यादातर जो शुरुआती में जो खेती हुई, जो पशुपालक हुए, वे कहाँ आपको पाए गए हैं? वो पाए गए हैं आपको किन किन जगह पर? वो आपको कश्मीर में पाए गए हैं, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं, और पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर। अगर मैं भारत का मैप आपके सामने बना दूं प्रतीकात्मक, तो सबसे पहले आपका इस प्रकार से भारत का मैप बनेगा ना। तो सबसे पहले देखिए कि आपका यहाँ पे पाए गए हैं आपके, और दूसरे कहाँ पर आपके, पश्चिम उत्तर में, यहाँ पर भी पश्चिम उत्तर आपका ये स्थान है। और आपका कहाँ, कश्मीर में पूर्वी तथा दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, और यहाँ पर ये स्थान पाए गए हैं जहाँ पे मानव ने स्टार्टिंग में पशुपालन और खेती करना आरंभ किया। और यदि मैंने आपको बताया वो पहले लेसन में कि सबसे पहले आपका मानव बसा कहाँ, आपके कहेंगे नर्मदा घाटी में। सबसे पहले आपका गेहूं जो कहाँ उपजाया गया, तो वो उपजाया गया था आपका सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों में। और चावल कहाँ उपजाया गया था? चावल उपजाया गया था आपका विंध्य की पहाड़ियों के आसपास और यहाँ गारो की पहाड़ियों के आसपास। पहले पाठ में मैंने आपको बताया था, तो देख लो वही स्थान है ये आपके। चीजें क्लियर है आपकी, जो मैंने आपको पहले लेसन में पढ़ा दिए थे भी। वास्तु में निर्देश स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते भी। ये स्थान, यहाँ के जो लोग रहते थे, वो कृषक और पशुपालक थे या नहीं। ठीक है, तो ये जानने के लिए क्या उनका अध्ययन करते हैं, जो हाँ चीजें मिली है ना, उनका अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले भी। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिले हैं? जले हुए अनाज के दाने मिले हैं भी। अब वो दाने या तो गलती से जल गए होंगे, क्योंकि जलने के बाद कार्बन में बन गए, तो कार्बन लंबे समय तक आपका रह सकता है। और या फिर उन्होंने जानबूझकर इनको भूना होगा भी। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह में पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं कि इस जानवर की हड्डियां मिली है, पहचान करें कि ये किस जानवर की हड्डियां हैं। तो इस प्रकार वो पता लगा रहे हैं कि ये कौन सी फसल उगाते थे और कौन से जानवर इनके साथ रहते थे, मतलब इन्होंने किस जानवरों को पालतू बनाया भी। अब हम बढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर भी। फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया। पुरातत्वविदों को कुछ परास्थलों पर भी झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम भी। ठीक है, में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। और आपके बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि गर्तवास आपके कहाँ मिले हैं, तो आप कहेंगे गर्तवास हमें मिले हैं कहाँ पर। एक मिनट रुकिए।
कि जम्मू कश्मीर में भी, ठीक है, बुर्ज होम इसको बोलते हैं, बुर्ज होम के लोग भी, ठीक है, कि आपको गर्तवास कहाँ मिले हैं, बुर्ज होम में मिला है अभी, ठीक है। हमने बुर्ज होम नाम क्यों दिया, आज हम उसको बुर्ज होम कहते हैं क्योंकि हमें पहले पता ही नहीं था कि उसका नाम क्या था, आपका बुर्ज होम था अभी। इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंडक के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों के झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जो आग के निशान मिले ना, तो कई बार उन्हें गुफाओं के बाहर भी आग मिली है और गुफाओं के अंदर भी। शायद वो मौसम के हिसाब से खाना पकाते होंगे, जैसे आज हमारे ग्रामीण एरिया में पकाते हैं कि जब सर्दियाँ होती हैं तो आपका घर के अंदर आग जला लेते हैं, जब गर्मियाँ होती तो बाहर खाना वगैरह बनाते हैं भी। तो इस प्रकार की हो सकता है कि दोनों जगह वो सर्दियों से बचने के लिए आग जलाते हों। तो लेकिन वैज्ञानिक यही मानते हैं कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं कि ये क्या है, खाना पकाने के अनुसार आग को अंदर या बाहर जलाते थे भी, या फिर बारिश हो रही तो अंदर खाना बना लिया, बारिश नहीं हो रही तो बाहर खाना बना लिया भी। एक गर्तवास का चित्र बनाओ, बहुत सारी जगहों के पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। अब हमें क्या मिला कि ऐसे औजार मिले जो पुरापाषाण औजार थे ना, तो उनसे वो भिन्न थे भी। पुरापाषाण में आपको पता है कि जो औजार थे वो मोटे-मोटे आपके होते थे। इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी भी। तो मतलब उन पे क्या है, पॉलिश चढ़ाई जाती थी औजार को और ज़्यादा तीखा बनाने के लिए भी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उस काल को ही अलग कर दिया। इसने कहा कि जिस काल के दौरान ये औजार मिले ना, उसको हम नवपाषाण कहेंगे भी। ठीक है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। मतलब ओखली और मूसल का प्रयोग क्या है, नवपाषाण आपका स्टार्ट हो चुका है कि अब जो औजार थे वो क्या थे, और भी ज्यादा धारदार हो चुके थे, उन पे पॉलिश भी की गई थी। तो वो औजार जो 10,000 ईसा पूर्व के बाद स्टार्ट हुआ, वो आपको क्या नाम दे दिया, नवपाषाण काल में हम पहुंच चुके हैं भी। पीसने के लिए आज हम हजारों साल भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे भी। तो उसने कहा जिस प्रकार आज भी हम अनाज को पीसने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ओखली और मुसल प्रयोग करते हैं। तो इसने कहा कि जरूरी नहीं कि जो पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो आपके मध्य पाषाण युग में नहीं यूज हुए। औजार, कुछ औजार ऐसे जो लगातार चलते रहे, जो पुरापाषाण में बनाए गए, जिनका फिर मध्य पाषाण में भी यूज हुआ और नवपाषाण में जिनका यूज हुआ और आज भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक औजार को हम तीनों कालों में यूज कर सकते हैं। ये मत सोचना कि सर इसमें भी आपका नवपाषाण का हो रहा था, पुरापाषाण में भी। तो लेकिन उनका परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है, कुछ औजारों में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के आधार पे हमने उनको पाषाण काल को अलग अलग भागों में बांट दिया। तो नवपाषाण काल में जो मूसली है आपके, जो मूसल है आपका, उखली, इनका निर्माण हुआ भी। और जो औजार थे वो और भी ज्यादा क्या हो गए आपके, धारदार हो गए, तेज हो गए भी। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण भी, तो ये देखिए आपका, इनके ऊपर आपको पॉलिश चढ़ी हुई मिलेगी भी, ठीक है, जिसके कारण ये क्या हो गए, और धारदार हो गए भी। अब नवपाषाण युग, अब आपके बर्तन वगैरह उन्होंने उस टाइम था। नवपाषाण काल के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन इस पर अलंकरण किया जाता था भी। अलंकरण मतलब, अलंकरण होता है सौंदर्य भी। तो मतलब इस पे कुछ चित्र वगैरह बना दिए जाते थे। ठीक है। बर्तनों का उपयोग खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। चीज़ें क्लियर अब तो। इसके साथ-साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब ध्यान में रखना कि कपड़े कब बनाना स्टार्ट किया? नवपाषाण युग में भी, और कपास को उगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अभी। क्या तुम कल्पना कर सकते हो इस पात्र में क्या रखा जाता होगा अभी? ये पात्र मिला आपको नवपाषाण काल का, इसमें क्या रखते होंगे? अनाज वगैरह रखते होंगे, अपने खाने का सामान या फिर और अपनी ज़रूरत की वस्तुएँ रखते होंगे। अब है कि उन्होंने कपड़ा, क्या ये मतलब कि एक साथ सारी जगह हो गया? मानो मानो अलग-अलग जगह रहता था आपका, दक्षिण में, पूर्व में। क्या ये सारी चीज़ें सारी एक जगह एक साथ हो गई? नहीं, पहले कहीं न कहीं इसकी शुरुआत हुई होगी एक जगह, फिर अलग-अलग हिस्सों में ये चीज़ें पहुँची होगी भी। क्या ये परिवर्तन एक जगह एक साथ ही आ गए? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे भी।
अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आखेटक रहता है, यहाँ पे तो आखेटक ने आपका फसले उगाना सीख लिया था। तो ये नहीं कि सभी जगह वालों ने, हो सकता है कि अब आखेटक करके इनका जो जीवन शैली अलग थी, इनकी जीवन शैली अलग थी, इनकी जीवन शैली अलग थी भी। तो अब हम एक बार इनके बारे में देखते हैं किस प्रकार की जीवन शैली थी भी। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु भी। जो आपका मानचित्र है उसमें आपको मेहरगढ़ ढूँढना, मेहरगढ़ आपको उत्तर-पश्चिम में मिल जाएगा अभी, ठीक है। मेहरगढ़ ढूँढो, यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रे के पास एक हरा-भरा समतल स्थान है अभी। जब हम ईरान जाते हैं ना तो उस रास्ते में एक बोलन दर्रा आता है। क्या आता है? बोलन दर्रा आता है। उसके पास हरा-भरा एक समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है। वह स्थान क्या है आपका? मेहरगढ़ है अभी। ठीक है? जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। अभी पहले लेसन में हमने बता दिया था कि मेहरगढ़ में उसने क्या किया था, आपको स्थान भी बताया था मेहरगढ़ कहाँ, सुलेमान वक्र की पहाड़ी आपको बताया था। और आपको प्रॉपर स्थान दे तो आपका मेहरगढ़ आ जाएगा, जहां पर मानव ने क्या सबसे पहले गेहूं और जौ और भेड़ बकरी पालना सीखा था। अभी यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली। इसका मतलब भेड़ बकरियां और वो सूअर वगैरह वो पालते थे। ठीक है, ये देखिए मेहरगढ़ का एक चित्र आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिमाग आपका क्लियर हो। तो इस प्रकार की ये हमें मिली है। मेहरगढ़ के घर का चित्र भी। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है ये देख लीजिए आप भी, और आपको समानता देखनी है भी। डायग्राम डायग्राम से आपके दिमाग में कोई चीज जल्दी से फिट हो जाती है भी। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, हिरण की, आपकी जंगली सुअर की, भेड़ बकरियों की हड्डियां यहाँ पर मिलती हैं। मेरगढ़ के में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवसर मिले हैं भी। चौकोर मतलब आपके जो चारों तरफ से आपके बराबर वर्ग के आकार के, ठीक है, आयताकार भी। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, कुछ कमरे भंडारण मतलब फसल वगैरह वो रख लेते होंगे, जानवरों को बाँध लेते होंगे, ठीक है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे-संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब देखना भई यहाँ से। जो यूपीएससी है, सिविल सर्विस है, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, क्या उनकी आस्था थी जीवन मरण में मेहरगढ़ के निवासियों की या फिर उनकी? तो यहाँ पे आपको साफ-साफ बताया गया है कि उनमें ज़रूर आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। और ऐसा हमें क्यों लगता है कि मृत्यु के बाद में इस बात में उसकी आस्था थी? क्योंकि वो अब जब भी कोई मरता था, दफनाते थे, तो उसके साथ क्या था, कुछ ज़रूरत की वस्तुएँ रख देते थे, ताकि वो सोचते थे कि अगली बार ये जन्म लेगा ना, तो ये वस्तुएँ भी उसके साथ चली जाएँगी और इसके काम आएँगी। एनसीईआरटी यहीं से आपको घुमाएगी, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से आप क्वेश्चन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे भी। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ उसका सामान भी रखते थे। मेहरगढ़ में भी ऐसी कब्रें मिली, कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इस परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो। अब उसके साथ बकरी भी दफनाया गया अभी। और हमारे जो पुरातत्वविद है उन्होंने मान लिया कि ये बकरी उसको ये इसलिए दफनाया गया था कि ये बकरी उसके अगले जन्म में काम आएगी भी, परलोक में दूसरे लोक में जाएगा उसके काम आएगी। या फिर हो सकता है इस बकरी को क्यों दफनाया गया? आपके मन में और क्वेश्चन आए होंगे कि सर हो सकता है कि ये बकरी भी उसी समय मर गई हो भी, दोनों एक साथ मर गए होंगे, कोई चीज़ इनके ऊपर गिरी होगी, इसके कारण ये दोनों मर गए, दोनों को एक साथ दफना दिया। तो लेकिन हमारे पुरातत्वविदों ने क्या माना है कि ये माना है कि परलोक में इसके मृतक के खाने के काम में ये आएगी भी। ये देख लीजिए आप। ठीक है? तो ये आपका मानव है और ये आपकी बकरी का कंकाल आपको दिख रहा है अभी। मानव और बकरी का कंकाल एक साथ दिखाया गया है आपको भी। फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी भी। अपने एटलस में फ्रांस ढूँढोगे, सबसे पहले आप फ्रांस ढूँढ लीजिए। ये चीज़ें तो अब मान के चलो, आप धीरे-धीरे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत का मैप करेंगे, वर्ल्ड का मैप करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी भी। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी भी। ये देख लो भी, स्कूल के जो छात्रों ने ना इस पुरास्थल की खोज की थी। इस तरह के चित्र, अब कहीं उन्होंने कैसे खोज की भी? शायद वो कहीं पर घूमने गए होंगे, जहाँ पे जब वो किसी गुफा के अंदर इस गुफा के अंदर घुसे होंगे, तो उन्हें ये चीज़ पता चली, ये चीज़ दिखी हुई उन्हें, जो आप डायग्राम देख रहे हैं भी। इस तरह के लगभग चित्र 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्र बनाए गए हैं भी।
चीज़ें क्लियर आपकी यहाँ से? इन रंगों का लो एस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। अभी इन रंगों का भी, ये बात हो रही फ्रांस की, भारतीय उपमहाद्वीप की नहीं, फ्रांस की बात हो रही है अभी। किससे बनाया जाता था? लो एस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये असंभव कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता है। कोई वहाँ पे प्रोग्राम होता होगा, कोई समारोह होता होगा, तो उस अवसर पर इनको बनाया जाता था अभी। या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया होगा कि शिकार है ना, कि शिकार के लिए निकलता होगा, तो पूजा पाठ वगैरह करता, थोड़ा-सा धार्मिक अनुष्ठान करता होगा, उससे पहले इन चित्रों को बनाता होगा कि आज मैं इस चीज़ का शिकार करने जाऊँगा अभी। क्या तुम्हें इसे बनाने का कोई और कारण भी लगता है अभी? हो सकता है कोई शिकार करके आया हो, या फिर उसने देखा हो कि जो दृश्य देखा, वही दृश्य उसने आके इस प्रकार से बना दिया, तो इस प्रकार से और भी कई अंदाज़े आपके हो सकते हैं। चीज़ें क्लियर आपकी यहाँ तक? उपयोगी शब्द आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, ये सारे स्थल आपको पता है। एटलस में तुर्की ढूंढो भी। एटलस में आपको तुर्की ढूंढना, तुर्की आपको फारस की खाड़ी के आसपास मिल जाएगी भी, ठीक है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल ह्यूक तुर्की में है भी। ये आपको क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया। जैसे आपको बुर्ज का पता जाता है ना, गर्तावास कहाँ मिलते हैं, बुर्ज में मिलते हैं, तो वैसे ही आपसे ये पूछा जाता है चताल ह्यूक भी। किसके बारे में? चताल ह्यूक के बारे में आपसे पूछा जा सकता। तुर्की में है। यहाँ दूर दराज के स्थानों पर कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर भी। तो ये जो स्थान है ना चताल ह्यूक, जो तुर्की में है, तो यहाँ हमें वो चीजें मिली हैं जो यहाँ पर नहीं होती थी, दूसरे इलाके में होती थी। तो मतलब दूसरे इलाकों से यहाँ वो चीजें लाई गई। तो यहाँ पे क्या है आपका? चकमक पत्थर लाया गया कहाँ से? सीरिया से भी। लाल सागर की कोड़ियाँ भी, लाल सागर में कोड़ियाँ मिलती ना, वो यहाँ पर हमें मिली। भूमध्य सागर की सीपियाँ भी, भूमध्य सागर में क्या मिलती थी आपकी सीपियाँ, उस प्रकार की सीपियाँ कहाँ मिली? हमें चताल हयाक मिली तुर्की में भी। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कोड़ियों तथा सीपियों का उपयोग किस लिए होता होगा? शायद चीजों को खरीदने के लिए, या फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग उन्होंने किया होगा। तो ये देखिए, लाल सागर की आपकी क्या मिली उन्हें? कोडिया मिली। भूमध्य सागर की सीपियाँ मिली। मतलब वहाँ से लोग इस प्रकार से ट्रेवल करते थे। पहिया था नहीं, तो शायद वो जानवरों की सहायता से या पैदल ही इस स्थानों पर वहाँ पे ले जाया जाता थे। तो आपसे क्वेश्चन यही आएगा कि ये जो आपका चताल हयाक स्थान है ना, तो ये कहाँ पर है अभी नवपाषाण का? आप कहेंगे तुर्की में है, या फिर ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा स्थान तुर्की में है, तो आपको चताल हयाक पूछ सकता है। यदि और डीप में क्वेश्चन बना देगा, तो आपसे पूछेगा कि चताल हयाक स्थान पर जो चकमक पत्थर है वो कहाँ से लाया जाता है? आप कहेंगे सर सीरिया से। जो आपका कोडियाँ है वो कहाँ से? लाल सागर से। और जो आपका जो सीपियाँ वो कहाँ से लाई जाती थी? भूमध्य सागर से। इस प्रकार के फैक्ट आपसे पूछ सकता है। तो ये हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं भी। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा की गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनको सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे, फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे भी। ये आपकी कोमल व्याख्या की। एक बार मैं आपको फिर मैप करवा देता हूँ, ताकि मैप के माध्यम से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए भी। अब आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी मैप के माध्यम से। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बताया था ना लास्ट में आपको मैप स्पेशल मैं करवा दूंगा अभी। ठीक है, मैप आप एक बार कर लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर ये अध्याय आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा मैप, कहाँ गया मैप भी? ठीक है, काल का आपको पता लग गया कि ये काल यहाँ पर था। तो 1-2 सेकंड लगता है इसको पीडीएफ को डाउनलोड होने में। तो इस प्रकार से क्या है, आपसे मत सोचना कि मैप हमारा जा चुका भी। नीचे तो नहीं चला गया, ये रहा मैप भी। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे पूरा पाषाणिक स्थल आपको दे रखे हैं। यहाँ पे नव पाषाणिक काल आपको दे रखे हैं। ये महापाषाणिक है, ये आरंभिक गांव, और ये आधुनिक नगर। आधुनिक नगर आप पढ़ लेंगे। हम पढ़ते हैं इसमें पूरा पाषाणिक स्थल और नव पाषाणिक स्थल भी। ठीक है, पूरा पाषाणिक और नव पाषाणिक। पूरा पाषाणिक मैंने आपको बताए थे। और जल्दी से बताइए आप, पूरा पाषाणिक स्थल कौन से थे भी?
ठीक है भी। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड आया होगा नया, महापाषाणिक काल। महापाषाणिक काल क्या है, जिसमें बड़े-बड़े पत्थरों का उपयोग होता था, उसको महापाषाणिक पुरास्थल बोलते हैं, इसलिए आपको अलग से दे दिया। आरंभिक गाँव शुरू में आरंभ हम बात करते पहले पुरापाषाणिक काल, मैंने आपको बता दिया था। हुंसगी है आपका और कुरनूल गुफाएँ हैं दक्षिण में आप देखेंगे तो भी। फिर आपका क्या है, भीमबेटका है आपका। बस आपके ये 3 स्थल आपको बताए थे पुरापाषाणिक जो आपको याद करने हैं। भीमबेटका जहाँ पे आपको पता है स्टार्टिंग में शैल चित्र बने थे, ये मध्य प्रदेश में है। एक आपका हुंसगी है, हुंसगी आपको बताया था, और आपका कुरनूल की गुफाएँ हैं भी। राख के टीले मिले थे, आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नवपाषाणिक पुरास्थल कौन से, जहाँ पे आपको ये रहे आपके हल्लूर है, आपका पैमपल्ली है। ये जो स्थान है ना आपको याद रखने हैं, हल्लूर है, पैमपल्ली है, आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं भी दिख रहे तो आप सुन लीजिए भी। महागढ़ा है आपका, कोल्डी हवा है, ये आपका मध्य प्रदेश में ही। चिरांद है और आपका दाऊजली हेडिंग है, ये आपके मध्य पाषाणिक काल है। और जो महापाषाणिक पुरास्थल है ये आपका यूपीएससी बहुत बड़े एग्जाम के लिए है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ब्रह्मगिरी है आपका और आदि चंदलूर है भी। क्या है? आदि चंदलूर है। 2 स्थान है आपके ये महापाषाणिक काल के, आपको ये याद रखना है कि आपको आदि चंदलूर, क्या नाम है? आदि चंदलूर महापाषाणिक काल, और आपका ब्रह्मगिरी। तो ये आपके महापाषाणिक काल है। पुरापाषाणिक आपके 3 थे, 3 कौन-कौन से थे? उंजगी, कर्नूल गुफाएँ और आपका भीमबेटका। 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे तो आपका हो जाएगा अभी। यहाँ आप नेट से क्या है, आप डाउनलोड भी मार सकते हैं पीडीएफ, और आपको 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे ना हो जाएँगे। मेरा मकसद आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन समझाना, ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे। अब आपको बहुत सी चीज़ें साफ़ हुई होंगी भी। ये फैक्ट हैं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसमें मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, 1-2 बार मैं आपको बता-बता के इसका रिवीजन ज़रूर करवा सकता हूँ। तो मिलेंगे हम अगले लेसन में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।